तो स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 9 वीडियो है। आपको पता है हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज, और इसमें 8 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और गाइज मैं पिछले वीडियो में देख रहा हूँ तो गाइज थोड़ा रेस्पॉन्स कम हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियोज़ को रोज़ देखा करो, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। और 2 से 3 घंटे गाइज कम से कम वीडियोज़ को बनाने में लग जाते हैं, और जब रेस्पॉन्स नहीं आता है तो गाइस मोटिवेशन नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना इस वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को मैं आपके सामने टाइपिंग करता हूं, बहुत टाइम लगता है। और गाइस फिर आप रेस्पॉन्स नहीं देते तो फिर एक मोटिवेशन नहीं मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों कल हमने देख लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास और वेट, इनके बारे में इनकी जो भी थ्योरी थी वो हमने पहले पढ़ ली थी। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके पिछले लास्ट ईयर पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ एएलबी जेईई में उनको हम देखेंगे। तो देखिए वैसे तो आपके ये जो टॉपिक्स है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन व दूरी, आपका इसके बाद आपका वेग व गति और त्वरण, और आपका द्रव्यमान व भार, इसमें से गाइज आपसे 100 के समथिंग क्वेश्चंस आपके आए थे पिछले साल के। उसमें से मैंने आपको टॉप 45 क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, और जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो गाइज आपको पता है टाइमिंग लग जाता है, तो उससे क्या मतलब है, आपको जो बेस्ट चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंटेंट में छोड़ रहा हूं, सारा कंटेंट कवर करने के बाद जो आपके एक प्रकार से 45 क्वेश्चन को इस प्रकार से सिलेक्ट किया गया है कि आपके सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता। मतलब यह है कि विश्व के सभी स्थानों पर आप उसको चंद्रमा पर ले जाओ, पृथ्वी पर ले जाओ, किसी भी और जगह ले जाओ, तो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं होती है। तो आपको बताया था कल मैंने आपको मास के बारे में बताया, द्रव्यमान के बारे में बताया था कि द्रव्यमान होता है उसका मान आपके विश्व के सभी स्थानों पर सेम होता है, ये आपके कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है। तो जड़त्व को जो मापते हैं ना, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में आपका परिवर्तन का विरोध करना, उसे हम बोलते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया। अब आपको पूछा है कि जो आपका जड़त्व को मापने की यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, यानी कि आपसे बोले कि जड़त्व को मापना, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो आपका द्रव्यमान ही कहलाता है, मास ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका मापन होता है। देखिए वही क्वेश्चन है ना, इसके देखिए लैंग्वेज घुमाकर पूछ ली गई है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या, जो मापन होता है वो किसका मापन होता है। ठीक है, यानी कि आपका मास होता है ना, वो किसका मेजरमेंट होता है। तो देखिए आपका होता है जो अभी आपको बताया था कि आपका जो मापन होता है द्रव्यमान, वो आपका होता है आपका जो अभी बताया था जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का आपका होता है यानी कि इनर्शिया का होता है। ऑप्शंस मैंने यहाँ पर थोड़े गलत लिख दिए हैं, ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूं। तो यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका थर्ड है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपका जो द्रव्यमान होता है ना, वो आपके जड़त्व का यानी कि इनर्शिया का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, उसका मापन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना द्रव्यमान के हैं, यानी कि मास से रिलेटेड है। तो देखिए आपको पूछा अगला प्रश्न, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। देखिए आपके अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को देखोगे ना, तो चारों के चारों स्टेटमेंट है ना आपके द्रव्यमान के बारे में ही दे रखे हैं। लेकिन देखिए आपसे पूछा कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन बतानी है, ना कि उनके बारे में स्टेटमेंट सही है या गलत है नहीं बताना। आपको बताने की जो डेफिनेशन होती है वो कौन सा स्टेटमेंट आपके दे रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, मतलब अदिश राशि होता है आपका ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी है, तो इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान को निर्धारित करते हैं, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसका आपका परिभाषा नहीं है। तीसरा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ये किसी भी जगह स्थिर रहता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है ना, उसे हम बोलते हैं मास। ठीक है, और ये आपसे पूछा था कि इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, तो डेफिनेशन आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है। कल मैं आपको बता चुका हूं कि द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब देखिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो डेंसिटी होता है यानी कि आपका घनत्व होता है ना, घनत्व वो आपका निकलता है द्रव्यमान बटे आयतन से, बताया था ना कल। तो वही चीज है कि डेंसिटी होता है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, वो आपकी डेंसिटी यानी घनत्व के बराबर होता है।
चलिए अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी वस्तु का भार है, वेट है, वो आपके 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए भार का सूत्र होता है आपका W बराबर mg, आप जानते हैं W बराबर mg। अब देखिए W का मान आपको दे रखा है 200 न्यूटन, M का मान आपको याद करना है और G का मान आपको दिया है 10। तो देखिए इस 10 से इसको काटेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो M बराबर क्या आ जाएगा 20 किलो। क्या आ जाएगा 20 किलो है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न, देखिए सारे शुरुआत के जो प्रश्न है सारे आपके मास के बारे में है, द्रव्यमान के बारे में है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का कौन सा आपका राशि होती है वो नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्ट का कौन सा आपका प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट का कौन सी आपकी क्वांटिटी होती है वो आपकी चेंज नहीं होती, हमेशा आपके क्या रहती है, एक प्रकार से रिमेन्स सेम रहती है। तो आपको पता है आपका जो द्रव्यमान होता है वो किसी भी स्थान पर जाने पर चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यह है किसी वस्तु का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है तथा इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम बात करते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए मोमेंटम आपको बताया था कि P बराबर mv होता है, ठीक है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों के आपके जो मल्टीप्लाई है इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दे रखा है, P का 50 दिया हुआ है, m का मान तो वो ज्ञात करना है और v का मान आपको दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इस 5 से इस 5 को उड़ाते हैं तो m बराबर आपका आ जाएगा क्या 5, वो आपका m बराबर आ जाएगा 10 किलोग्राम। क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि m बराबर 10 किलोग्राम है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि यदि एक बल है, फोर्स है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई कैपिटल F और उसका एक्सेलरेशन अगर आपको दिया है स्मॉल a, तो द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, तो देखिए a क्या होता है आपका m ज्ञात करना, तो m बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन a, यानी कि फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा F अपॉन a, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि F अपॉन a के बराबर आपको क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और ये आपसे पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है ना, द्रव्यमान होता है m और वेग होता है v। तो आप जानते हैं mv क्या होता है, mv होता है संवेग, यानी p बराबर mv। तो यहाँ पर मोमेंटम है, ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप देखिए ये जो प्रश्न है ना वो आपके संवेग से रिलेटेड है, यानी कि मोमेंटम वाले क्वेश्चन है, अब शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछे कि यदि आपका m/2 द्रव्यमान की एक वस्तु है और उसका वेग 2 है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग होता है p बराबर mv। अब देखिए m की वैल्यू क्या दी है m/2, ठीक है, और आपका v की वैल्यू क्या दी है 2v, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा mv। तो इसका संवेग आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा mv के बराबर। ये आपसे पूछेगा संवेग है वो यहाँ पर ज्ञात कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 50 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो इसके समय की गणना कीजिए। देखिए आपको क्या दिया गया है कि आपके 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसके आपका संवेग है, ओके समय नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इसके संवेग की गणना कीजिए। मैं इसको सही कर लेता हूँ, इसको मैंने सही कर दिया। अब देखिए आपसे पूछा कि संवेग क्या होता है। देखिए संवेग होता है p बराबर mv, सीधी सी बात है। m का मान ये दे रखा है 50 किलो और v का मान देखिए ये दे रखा है 6, तो 50 इंटू 6 क्या हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि एक वस्तु होता है, उसका संवेग होता है, आपका जो मोमेंटम होता है वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बताना कि उन फैक्टर के ऊपर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य होगा। तो देखिए आपको पता है, मैं आपको देखिए इसको समझता हूं कि आपका संवेग होता है आपका p बराबर mv। तो देखिए किस किस ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मास के बराबर मतलब द्रव्यमान के बराबर, और दूसरा आपके वेलोसिटी यानी वेग के, दो के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको देखेगा कि आपका देखिए द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी निकाय में जब दो प्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको टक्करों के बारे में बताता हूँ कि टक्कर कैसे कैसे होती है। एक आपके प्रत्यास्थ, एक का प्रत्यास्थ, और इनके बारे में आपको बता देता हूँ।
तो देखिए आपको बता दूं कि प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, यानी कि एक्सटेंट और आपका नॉन एक्सिस्टेंट ये आपके टक्कर होती हैं, वो आपके कैसी कैसी होती हैं। तो देखिए जब आपके ऐसी टक्कर, देखिए मैं आपको इधर नहीं समझाता हूं, ऐसी टक्कर है ना जिसमें आपके संवेग यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, दोनों कंजर्व रहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें आपके संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों आपके कंजर्व रहती है, उसे हम बोलते हैं एक्सीडेंट आपका टक्कर, ठीक है। लेकिन अगर आपके जब वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है वो आपके चेंज हो जाती है, लेकिन उसका मोमेंटम है वो आपके कंजर्व रहता है, उसे हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि नॉन एक्सिस्टेंट आपका कोलिजन यानी कि टक्कर। अब देखिए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना वो आपके परमाणुओं के बीच की जो टक्कर होती है, मतलब आपके मॉलिक्यूलों के बीच, उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। और जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है वो सामान्य रूप से आप जो एक्सीडेंट देखते हो सड़कों पर, है ना, जैसे आपको कोई कार जा रही थी, वो किसी ट्रक में टक्कर मार देती है, तो वो आपकी जो इस प्रकार की टक्कर होती है वो आपके कहलाती है अप्रत्यास्थ टक्कर। अब आप दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों प्रकार की टक्करों में, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, मतलब एक्सिस्टेंट हो या नॉन एक्सिस्टेंट हो, ठीक है, दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका मोमेंटम होता है हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित रहती है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो आपके संरक्षित नहीं होती। तो देखिए आपसे यही बोला है कि किसी निकाय में जब दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको ध्यान रखना है उसकी गतिज ऊर्जा बदलेगी लेकिन उसकी जो संवेग है वो यहाँ पर नहीं बदलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। केवल काइनेटिक एनर्जी बदलती है, उसका संवेग संरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि यदि एक संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए संवेग क्या होता है, P बराबर mv। तो देखिए P बराबर m क्या है, m सेम रहेगा, और v क्या हो गया 2v। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा 2mv। इसका मतलब क्या है कि संवेग है ना पहले का क्या हो गया, दोगुना हो गया, यानी कि संवेग क्या हो गया, दोगुना। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, E के बराबर 1/2 आपका होता है mv स्क्वायर। अब देखिए v का मान क्या हो गया, दोगुना, तो 1/2 m और v का स्क्वायर करेंगे यानी कि v का मान 2v, तो 2v का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 और 4mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है पहले क्या हो जाएगी 4 गुना, ठीक है, और आपका जो वेग है, मतलब आपका जो संवेग है, ठीक है, संवेग यानी मोमेंटम हो जाएगा 2 गुना। तो आपको ध्यान रखनी मोमेंटम तो जाएगा 2x और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी पहले की 4x, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 200 ग्राम की एक वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा आपको दी गई है 10 जूल, तो इसका संवेग है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पहले तो हमको गतिज ऊर्जा दी गई है। अब गतिज ऊर्जा दी गई ना, गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर। इसका मान दे रखा है 10 जूल। अब देखिए यहाँ से हम ना m आपका जो v है ना इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब देखिए वैसे ना इस क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से कर सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन होता है ना, आप जानते हैं कि आपका जो रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा और काइनेटिक इनके बीच में, कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ke बराबर p²/2। इससे भी आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको बेसिक से करवाता हूं ताकि आपको चीजें हैं वो यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि आपको दिया हुआ है कि 200 ग्राम यानी कि आपका m का मान दिया हुआ है और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान दिया है। तो देखिए 1/2 mv स्क्वायर, इसका मान क्या दे रखा है 10 जूल। अब देखिए m है ना वो 200 ग्राम है, तो इसको हमको किलो में लेना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 और इसको मैं ले लेता हूँ 200/1000, ठीक है, क्योंकि इसको मेरे किलो में बदलना है, और इंटू v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 गया, ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, यहाँ क्या बच गया 10, और इस 10 को मैं इधर भेजूंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर आ गया 100। क्या आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 100, यानी कि v बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए v का मान हमारे पास आ चुका है और हमारे पास ऑलरेडी m का मान है 200 ग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या हम संवेग ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं p बराबर mv से, लेकिन जल्दबाजी में ध्यान रखना है m का मान आपको ध्यान रखना है किलोग्राम में लेना है, तो 200/1000 करेंगे, ठीक है, और v का मान आपको दे रखा है 10। तो देखिए यहाँ पर ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। संवेग क्या आ जाएगा 2
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ तो कई बार क्या होते हैं आपको पता है गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप कैलकुलेशन देख लिया करो, तो कई बार ना गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे में रेयर चांसेस होते हैं गलतियाँ होती हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगता हूँ, लेकिन जल्दीबाजी में कई बार क्या होती है गलतियाँ हो जाती हैं, आप उनको देख लिया करिए। ठीक है, लेकिन वैसे बहुत कम चांसेस होती हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, इनकी गतिज ऊर्जाएं सेम है, तो बताइए किसका संवेग आपके अधिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग से हम क्या पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपके सेम दी गई है, तो संवेग हमको पता लगाना कि संवेग है वो यहाँ पर किसका ज्यादा होगा किसका का कम। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर एक हल्का है और एक भारी है। अब देखिए यहाँ पर संवेग पूछा है ना, तो संवेग होता है P बराबर mv। तो देखिए m का मान जितना ज्यादा होगा सीधी सी बात है संवेग का मान उतना ज्यादा होगा, m का मान जितना कम होगा आपका संवेग उतना ही कम होगा। तो सीधी सी बात है तो आपकी जो भारी वस्तु है ना उसका संवेग ज्यादा होगा और आपकी जो हल्की वस्तु है उसका संवेग क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई आपका जो भारी वाला है उसका आपका संवेग क्या होगा अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रॉकेट जब उड़ान भरता है ना तो आपके न्यूटन की गति के थर्ड नियम को फॉलो करता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का रूल। और आपको यह भी बताया था कि आपके न्यूटन की गति के थर्ड नियम में हमेशा संवेग संरक्षण की पालना होती है, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पटाखे में जब विस्फोट होता है तो उसके टुकड़े होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, इस स्थिति में उसमें क्या संरक्षित होता है। तो देखिए आपको बताया था कि अभी देखिए कि जब आपके कोई टक्कर होती है ना आपस में, अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि पटाखे में सर कैसी टक्कर होगी। देखिए पटाखे में क्या होता है टक्कर तो नहीं होती, लेकिन आपके आपस में अभिक्रियाएं होती हैं। उससे क्या होता है जब हम जलाते हैं तो विस्फोट पदार्थ जो जलता है तो उस कारण से आपके जो पटाखा होता है वो टूट टूट कर अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। तो आपको बताया भाई टक्कर किसी प्रकार से हो है ना उसमें आपके संवेग हमेशा क्या होता है संरक्षित रहता है। ठीक है, आपको बताया था कि संवेग होता है हमेशा आपके संरक्षित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 किलो की एक बंदूक होती है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। ठीक है, इनको आपको थोड़े अच्छे समझने क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है आपके बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए आपको यह बोला कि 2 किलो की एक बंदूक है, ठीक है, उससे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गोली चलाई जाती है, एक बुलेट चलाई जाती है और उस बुलेट का आपको वजन दे रखा है 30 ग्राम। अब आपको यह पूछा है कि आपका बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा। अब देखिए पहले तो कि प्रतिक्षिप्त क्या होता है। प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि बंदूक होती है, मान लीजिए ये आपकी कोई गन है, तो गन क्या होती है जब गन चलाई जाती है ना तो गन से गोली जब फायर की जाती है ना तो गोली तो आपके आगे गिर जाती है बुलेट तो, लेकिन बंदूक पीछे की ओर एक झटका महसूस करती है ना हल्का सा, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिक्षिप्त वेग। वो आपसे ज्ञात करना है। अब दोस्तों मैंने आपको यह बताया था कि आपके न्यूटन गति का थर्ड नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन पर कार्य करता है। इसके अलावा इस पर जो आपका संवेग होता है वो आपके संरक्षित रहता है। अब देखिए संवेग कैसे संरक्षित होगा, मतलब गोली चलाने से पहले और गोली चलाने के बाद जो आपका संवेग होता है आपके संरक्षित होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए गोली का आपका मास है m1 और गोली का वेग है v1, वो आपको इसके बराबर होगा बंदूक का, अगर आपका द्रव्यमान है m2 और बंदूक का वेग है v2 इसके बराबर होगा। अब देखिए आपका गोली का m1 यानी कि द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम, इसको बदल लेते हैं किलोग्राम में, ठीक है, 1000 बटे v1 क्या है गोली का यानी कि 150 आपका वेग है। इसके बाद m2 है, m2 आपको दिया हुआ है कितना 30 ग्राम, इसको मैं लिख दिया आपके, अच्छा m2 है, m2 देखिए आपको दिया है 2 किलो की बंदूक है, ठीक है, ये 30 ग्राम नहीं है 2 किलो की आपकी बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है और बंदूक का वेग है वो आपको याद ही करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, और देखिए यहाँ से एक चीज़ और बचेगी, कौन सी, यहाँ पर देखिए ये जो 20 है ना वो 2 है वो यहाँ पर इधर आ जाएगा, v का मान याद करना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 15 × 3 ये हो जाएगा 45 और 45 बटे 2 यानी कि 45 बटे 20 हो जाएगा, 45 बटे 20, तो यहाँ पर 2.25, ठीक है, 2.25 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 2.25 तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बंदूक
प्रतिक्रिया बल लगा रही है, और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि आपका नेगेटिव -2.25 आपका मीटर प्रति सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेम ऐसा क्वेश्चन एक और है। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमको 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक 2 किलो की गेंद है, वह आपके 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और वह एक 4 किलो की अन्य गेंद से टकरा जाती है, तो टकराने के बाद दोनों का वेग क्या होगा, मतलब दोनों का अलग अलग वेग आपको पूछा है। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आपके टक्कर होती है तो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो आपके ये होता है, देखिए m1u1 प्लस m2u2 वो आपके होता है बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपके दोनों एक साथ चलने लग जाती है ना, तो ये फॉर्मूला आपके चेंज होकर कई बार क्या बन जाता है, m1u1 प्लस m2u2 और आपका देखिए ये बन जाता है m1 प्लस m2 और आपका v। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले हम इक्वेशन नंबर सेकंड को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर m1 का मान आपको दिया है 2 किलो, तो 2 इंटू v1 आपको दिया है 5, ठीक है, प्लस m2 क्या दिया है, m2 दिया है 4 किलो, लेकिन आपको दिया है u2 यानी कि इसका तो स्थिर वेग का मतलब क्या है कि u2 का मान क्या होगा, 0। अब देखिए बराबर m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा v। तो देखिए इसको हल करते हैं तो 2 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 10 और 10 बराबर आ जाएगा 6v। क्या आ जाएगा, 10 बराबर आ जाएगा 6v। तो देखिए 10 बराबर आपका आ गया 6v, तो यहाँ पर देखिए v का मान आपके आ गया 1.66। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। v का मान जो आ गया मेरे पास वो आ गया यहाँ पर 1.66। अब देखिए वापिस से उसी फॉर्मूला पे आते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर आपका आ गया m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए यहाँ पर इनका वैल्यू रखते हैं। देखिए अब देखिए m1 का मान है वो आपको दिया है, देखिए m1 है उसका मान आपको दिया है 2 किलो, ठीक है, u का मान दिया है 5 किलो प्लस इसका मान सेम वही है 4 इंटू 0 बराबर देखिए m1v1। अब देखिए v1 का मान तो हमको चाहिए, m1 क्या है, m1 आपको दिया है 2 किलो तो 2v1 प्लस m2 क्या है, 4 किलो की वस्तु है तो 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा v2। अब देखिए इसको हम करते हैं, ये बराबर आ जाएगा 10, तो देखिए 10 बराबर देखिए 2v1 प्लस 4v2। अब देखिए यहाँ पर इसके मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा v1 प्लस 2v2 बराबर आ जाएगा 5। तो ये क्या आ जाएगा v1, एक तो ये आएगा v1 प्लस 2v2 बराबर 5 और एक हमने क्या देखा था कि v1 प्लस v2 दोनों का आपका कॉम्बाइन आया था 1.66। ठीक है, ये हमने अभी हल किया था। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों की सेपरेट वैल्यू है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको अगर घटा देते हैं 2v1 माइनस v2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2 का जो मान आएगा वो 5 में से 1.66 आएगा तो 3.33। ठीक है, तो देखिए v2 का मान तो आ गया 3.33 और आपका v1 का मान जो हमने पहले निकाला जो कि आपका आ गया 1.66। तो इसका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा कि दोनों का वेग आ जाएगा 1.66 और आपका जो इसका वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 3.33। ठीक है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 2000 किलोग्राम का एक ट्रक है, वो एक खड़ी हुई कार से टकराता है और दोनों टकराने के बाद दोनों 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग जाते हैं, तो कार का द्रव्यमान है वो यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कार का द्रव्यमान आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि आपके शुरुआत में जो वस्तु थी वो आपके चल रही थी, उसका वेग आपका द्रव्यमान m1 था, वेग u1 था, प्लस आपका m2 प्लस u2 और आपके टक्कर के बाद होता है m1 प्लस m2 बराबर v। अब देखिए यहाँ पर m1 का मान दिया है 10 आपका कि 2000 किलो का ट्रक है। ठीक है, 2000 किलो का ट्रक है। ठीक है, वो आपके देखिए आपको दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था, 10 गुना कर दिया, प्लस m2 क्या दिया है कि यह एक कार से टकराता है। अब देखिए कार से टकराता है ना, तो सीधी सी बात है कि आपको देखिए कार से टकराता है, हालांकि हमको कार का द्रव्यमान है वो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हम m2 भी मानते हैं इसका द्रव्यमान, तो v क्या है, स्थिर है, मतलब इसका v क्या है, 0 है, ये 0 हो गया। अब देखिए m1 प्लस m2, अब देखिए m1 है वो आपको दिया है 2000 किलो और m2 तो आपको ज्ञात करना है, तो m2 और इंटू v का मतलब बाद में देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड वेग से हो गया तो गुणा 8 कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 0। अब देखिए इसको हम देखते हैं, ये आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर इसको देखते हैं तो 2000 प्लस m2, देखिए इसको मैं लिखता हूँ 2000 प्लस m2 और बराबर ये आपका गुणा में आ जाएगा 8
बराबर क्या आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, क्या आ जाएगा 20,000। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिए इसको हल करेंगे, इसको गुणा करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000 प्लस 8m2 बराबर आ जाएगा 20,000। 8m2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4,000 और m2 बराबर आ जाएगा आपका 500 किलो। क्या आ जाएगा 500 किलो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक राशि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी सदिश राशियाँ होती है ना, उनकी वैल्यू आपके कई बार ना आपके नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, जो भी आपके स्केलर क्वांटिटी होती है उनकी वैल्यू आपके मेनली कई बार नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं तो देखिए बल होती है, त्वरण होती है और आपका जो वेलोसिटी होती है, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और आपकी जीरो भी हो सकती है। लेकिन आपकी दूरी होती है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी जीरो हो सकती है। जीरो कब हो सकती है, जब आपके वस्तु ने कोई गति की नहीं, मतलब वो आपकी स्थिर अवस्था में टिकी हुई है, तो उस स्थिति में इसका मान जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस से कभी भी आपके नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है उसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपके डिस्टेंस से कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेग तथा समय दोनों का गुणनफल किसको प्रदर्शित करते हैं। कि वेग होता है ये और समय आपका होता है समय जो होता है। ठीक है, वेग और समय दोनों का आपका जो गुणनफल होता है ना, यानी कि v इंटू टी, वो किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि जो वेग होता है ना, वेग वो क्या होता है, वेग बराबर आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वस्तु में कितना विस्थापन हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है ना, उसे हम बोलते हैं वेग। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि v इंटू टाइम, तो देखिए यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के, ऑप्शन नंबर सेकंड के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसमें विस्थापन कितना होगा। देखिए अगर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही शून्य है ना, तो डेफिनेटली आपका जो विस्थापन है ना वो भी क्या होगा, आपका शून्य ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वस्तु की दूरी ही शून्य है, इसका मतलब वस्तु ने कुछ मूवमेंट किया ही नहीं, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, यहां से हमने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर वो 100 मीटर की दूरी चली गई और 100 मीटर जाने के बाद आपके नीचे वापस आ जाती है। ठीक है, देखिए बोला गया कि वापस नीचे भी आ गई, मतलब 100 मीटर गई और वापस से यहाँ पर आ गई। अब देखिए आपसे बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट है आप कर सकते हैं। पहला, इसका विस्थापन है वो यहाँ पर 50 मीटर होगा। देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ से ऊपर गई है ना और वापस अगर नीचे आ गई है, तो देखिए उसी पॉइंट पर आ चुकी है, तो ध्यान रखना उसका विस्थापन क्या होगा, जीरो होएगा। ठीक है, दूरी जीरो नहीं होगी, दूरी हो जाएगी 200 मीटर। ठीक है, आपको बताया था मैंने बोर्ड पे बहुत ही आसान तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट कैसे याद करते हैं, डिस्टेंस कैसे याद करते हैं। तो ध्यान रखना इसका विस्थापन है आपका जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक पर्यवेक्षक के सामने समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब आपको एक चीज ये रहा है कि कोई आपकी वस्तु है, मान लीजिए कोई कार जा रही है, तो कार है ना उसकी स्थिति में एक आदमी है, उसको लगातार परिवर्तन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार है वो चल रही है। तो आपसे ये पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आपको पूछा कि वस्तु क्या है, गतिशील है, मतलब मूविंग स्टेट में है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि किरण होती है, किरण एक लड़की है जो कि 90 मीटर का एक पुल है। ठीक है, ये आपका पुल है 90 मीटर का, 90 मीटर का एक पुल है ऐसे। ठीक है, ये आपका पुल है। ठीक है, 90 90 90 90। ठीक है, यह आपका पुल है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में और उसी स्थान पर आने में आपके 360 मीटर की दूरी तय करती है। ओके ओके, आपको ऐसा दिया है कि अच्छा 90 मीटर का पुल है। ओके, यहाँ पर देखिए ये 90 मीटर का पुल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पुल मान लीजिए ये आपका पुल है। ठीक है, तो ये 90 मीटर का है, एक बार ये गई है ना, तो एक बार 90 मीटर हो गया, वापिस आ गई 180, यानी कि एक चक्कर में आपका 180 हो गया। तो इस प्रकार ने दो बार में इसने आपके 360 मीटर की दूरी है वो तय कर ली। तो देखिए 360 मीटर की दूरी यहाँ से आने में और वापस आने में कर ली। आपसे पूछे कि इसका औसत वेग क्या होगा। अब दोस्तों जल्दीबाजी में ना क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। देखिए अगर आपको प्रश्न में ऐसे बोला होता ना इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब 360 और बटे क्या करते हैं 90, और इसका आंसर देता 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ठहरिए, जल्दीबाजी में अगर आप ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं, आपका ऑप्शन है आंसर है वो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है औसत वेग। ठीक है, ध्यान रखना है वेलोसिटी पूछी है, ना कि आपसे स्पीड। तो ध्यान रखना है कि वेलोसिटी क्या होती है,
भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि लड़की थी जिस स्थान चलना शुरू की थी वापस उसी स्थान पर वापस रिटर्न हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो जीरो में आप भाग लगाएंगे ना टाइम का, तो जब उसका मान क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है जीरो ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वैसे भी ना यहाँ पर टाइम नहीं दिया था, मैंने जल्दीबाजी में गलती भी कर दिया था, 360 में 90 होता है नहीं, क्योंकि आपको टाइम दिया ही नहीं है, तो वो वैसे भी औसत वे ज्ञात ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा ना वो आपका आ जाएगा जीरो। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने की दर क्या कहलाती है। बड़ा सिंपल सा है कि भाई स्थिति में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, उसे हम बोलते हैं वेग। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेग। वेग का मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना या किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के ग्राफ जो होता है, वेग और ग्राफ, उसे क्या बोलते हैं। देखिए ये आपका वेग है, वेलोसिटी है, और ये टाइम है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, और ये आपका वेग कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, तो ये जो आपका ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं आपका, देखिए वेग और समय ग्राफ। क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वेग समय ग्राफ होता है उसमें जो ढाल होती है ना वो किस चीज को प्रदर्शित करती है, तो ध्यान रखना है वेग समय ग्राफ में जो आपके ढाल होती है हमेशा एक्सेलरेशन को आपके प्रदर्शित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि औसत चाल और औसत वेग किस प्रकार की गति को दर्शाते हैं। देखिए औसत चाल का मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि औसत चाल और औसत वेग किस प्रकार की गति को दर्शाते हैं। अब देखिए औसत चाल और औसत वेग है ना, वो कैसे निकालते हैं। देखिए औसत चाल क्या होती है कि भाई कुल दूरी है ना, किसी समय अंतराल में कुल दूरी बटे कुल टाइम। ठीक है, और औसत वेग क्या होता है, कुल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ये आपके औसत वेग से हम निकालते हैं। तो देखिए औसत वेग और औसत टाइम होता है ना, वो आपके एक निश्चित समय अंतराल होता है ना, उसके अंदर तय की गई दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बोला है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आपके कोई बस चल रही है, तो बताइए वो किस प्रकार की गति का उदाहरण। देखिए हम गति है ना वो आपको कल आपको मिल जाएगा, गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, सरलावर्त गति कैसे होती है। ठीक है, वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए भीड़ भाड़ यानी कि आपको मान लीजिए भीड़ भाड़ है, तो सीधी सी बात है बस है, उसकी स्पीड कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। ठीक है, ट्रैफिक के कारण। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो चाल है ना वो समान नहीं रहेगी, इसलिए वो किस प्रकार गति हो जाएगी, असमान गति। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला आपसे पूछा है कि तात्कालिक वेग और आपका औसत वेग दोनों कब बराबर हो सकते हैं। देखिए तात्कालिक वेग का मतलब क्या होता है, तात्कालिक वेग का मतलब किसी निश्चित टाइम पर यानी कि फिक्स टाइम पर आपके जो वेग होता है ना उसे हम बोलते हैं तात्कालिक वेग। और आपको ध्यान रखना है हमारी जो गाड़ी होती है जैसे मोटरसाइकिल, कार, उसमें जो आपका स्पीडोमीटर होता है ना वो आपका तात्कालिक वेग को ही मापता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए औसत वेग क्या होता है, औसत वेग का मतलब क्या होता है कि भाई एक बहुत सारा समय अंतराल आपको दिया है 2 घंटे में कुल दूरी कुल आपका विस्थापन है बटे कुल टाइम। ठीक है, इस प्रकार से हम औसत वेग निकालते हैं। अब देखिए औसत वेग और आपका तात्कालिक वेग दोनों कब सेम हो सकते हैं, दोनों जब सेम हो सकते हैं जब आपका त्वरण में किसी प्रकार से चेंजेस नहीं हो। मतलब त्वरण है सेम कब रहेगा, मतलब आपका वेग है वो बढ़े नहीं, सेम वेग से अगर चलती रहेंगे ना तो औसत वेग भी और आपका तात्कालिक वेग दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, त्वरण इक्वल होना चाहिए, त्वरण में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन दर को कहा जाता है आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि यदि कोई कार समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, मान लीजिए शुरुआत के 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, अगले 1 घंटे में उसने 70 किलोमीटर दूरी, अगले 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर, मतलब आपके जो डिस्टेंस है ना वो आपके इरेगुलर है, मतलब आपका सेम नहीं है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, सीधी सी बात उस प्रकार गति को बोलते हैं आपके असमान गति, अनइवन आपका स्पीड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अब देखिए ये आपके एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन से आपके आना शुरू हो गए हैं। देखिए आपको पूछा है कि 5 सेकंड में एक कार का वेग होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग में कन्वर्ट हो गया, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन दर यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। देखिए अंतिम वेग क्या है 10,
है ना, आपको दिया है। और प्राइम वेग क्या है 5 -5 बटे टाइम क्या है 5 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5/5, इसका मतलब क्या है, इसका त्वरण आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसकी स्क्रीन को मैं आपके सामने छोटा कर देता हूँ। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपको बोला है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 किलोग्राम, मतलब आपको द्रव्यमान नहीं दिया है ना, आपको m1 बोला गया है। अब देखिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, ठीक है। अब इससे है ना, इस पर एक लकड़ी का तख्ता है, उससे हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो बल लगाने पर आपका जो m1 किलोग्राम वाला तख्ता था वो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे की ओर बढ़ने लग गया। दूसरा हमने क्या किया, एक दूसरा तख्ता लिया और जिसका आपका द्रव्यमान था m2 और सेम उतना ही फोर्स है ना उस पर हमने लगाया जिसका मान था 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन बल लगाने पर उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया वो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड का उत्पन्न हो गया। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमने दोनों जो आपकी वस्तुएं थी उनको, आपके दोनों तख्त थे उनको एक साथ ऐड कर दिया, तो अब अगर सेम वही फोर्स अगर हम लगाएं, ठीक है, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए क्वेश्चन को वापस समझा दूं। देखिए एक तख्ता है जिसका आपका द्रव्यमान है m1 किलो, उस पर हमने जब 5 न्यूटन का बल लगाया उसमें जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हमने एक दूसरा तख्ता लिया जिसका आपका द्रव्यमान कितना है m2, और m2 द्रव्यमान के ऊपर सेम वही 5 न्यूटन का फोर्स है, जब हमने लगाया तो उस पर जो आपका एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड का। तो अब हमने क्या किया कि दोनों तख्ते थे उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए दोनों तख्ते थे उनको हमने ऐड कर दिया, तो अब आपसे पूछा है कि दोनों तख्तों को ऐड करने के बाद अब उनका जो अगर सेम वही हम जो फोर्स है 5 न्यूटन का लगाएं तो अब वहां पर कितना एक्सेलरेशन है वो यहां पर उत्पन्न होगा। तो देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए पहली स्थिति हम देखते हैं, पहली स्थिति में क्या बोला गया है कि आपका m1 द्रव्यमान है, जब इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो देखिए m1 हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, F बराबर ma से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। देखिए m बराबर क्या हो जाएगा F/a। तो देखिए अगर हम m1 ज्ञात करना चाहते हैं तो m1 क्या हो जाएगा F/a, मतलब F क्या है 5 और a क्या है ये, तो यानी कि 5/10 बराबर क्या आ जाएगा 0.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका 0.2 नहीं 1/2, इसका मतलब 0.5। इसका मतलब है कि m1 तो आ गया अपने पास 0.5, m1 क्या आ गया 0.5, ठीक है। इसके बाद अगर इसी प्रकार से हम m2 निकाल सकते हैं, m2 क्या हो जाएगा F/a मतलब 5/20, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको जो वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब देखिए m1 का मान हमारे पास आ गया, m2 का मान हमारे पास आ गया, तो आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर त्वरण कितना होगा। तो त्वरण हम जानते हैं कि F बराबर ma से a बराबर होता है F/m, क्या होता है F/m। तो देखिए F क्या है 5 न्यूटन, ठीक है, और m क्या है, बोला गया है कि दोनों बक्सों को एक साथ ऐड कर दिया, मतलब 0.25 को और 0.50 को, तो कितना हो गया 0.75, क्या हो गया 0.75। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो देखिए आ जाएगा 20/3, क्या आ जाएगा 20/3, और 20/3 को हल करते हैं, क्या आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए F बराबर ma वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, त्वरण क्या होता है a बराबर F/m। तो देखिए F का मान कितना दिया है 21 और m का मान 3, तो क्या आ जाएगा 7, आपका 7 इसका राइट आंसर आएगा 7 मीटर प्रति सेकंड है इसका स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको बताया था जब आपको थ्योरी कराई तब, देखिए नकारात्मक त्वरण होता है ना, नेगेटिव आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, वो आपका क्या होता है वो अच्छा ये आपसे पूछा कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसकी दिशा किसकी दिशा के विपरीत होती है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो त्वरण होता है ना, त्वरण एक्सेलरेशन, उसकी दिशा हमेशा आपके जो वेग होता है ना, वेग वेलोसिटी, उसकी दिशा के समान होती है। लेकिन आपसे पूछे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपका जो विस्तार, आपका जो त्वरण है वो आपके घट रहा है, ठीक है। अब देखिए त्वरण घट रहा है तो देखिए दिशा है ना वो आपकी उल्टी हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी दिशा क्या
क्या हो जाएगी, आपके विपरीत दिशा में हो जाएगी, किसके, वेग के में। तो आपको ध्यान रखना है उसकी जो दिशा होगी वो आपके वेग के अपोजिट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो आपके जो वेग है उसकी दिशा में हो जाएगी, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसकी दिशा के अपोजिट हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि यदि एक कार है उसका आपको बोला गया कि एक समान तल में वह नियत त्वरण से चल रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नियत त्वरण का मतलब क्या है। नियत त्वरण का मतलब होता है कि त्वरण है ना वो आपका एक समान है। मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, लेकिन इसको एक अंदर त्वरण है, त्वरण जीरो नहीं है, ठीक है। नियत त्वरण का मतलब क्या है कि फिक्स है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर त्वरण आपका है तो सीधी सी बात है पॉजिटिव ही मानेंगे। भाई त्वरण आपको दे नहीं रखा नेगेटिव है तो सीधी सी बात है वेग लगातार इंक्रीज होगा नहीं होगा। भाई अगर त्वरण है ना, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो सीधी सी बात है वेग है वो लगातार चेंज होगा। आपका पॉजिटिव त्वरण हो चाहे नेगेटिव त्वरण हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, अगर आपका एक्सेलरेशन है कुछ न कुछ तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पर चेंज होगी। तो इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अगर उसके अंदर एक नियत त्वरण है मतलब कुछ न कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या, उसका वेग है यहाँ पर बदल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बोला है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। अब देखिए आपको बोला गया कि वेग है ना वो समान है, मतलब पहले जितना वेग था अब भी उतना वेग है, मतलब पहले 50 वेग था अब भी 50 है। तो सीधी सी बात है टाइम कितना ही हो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0। चलिए अगला प्रश्न आपको बोला गया है कि एक 30 किलो का द्रव्यमान का गोला है पहला तो, और दूसरा 30 किलो का एक लोहे का गोला है, और दूसरा आपको दिया है कि 10 किलो का एक एल्यूमिनियम का लोहा है, ठीक है। आपको दिया है कि 2 गोले आपको दे रखे हैं, एक 30 किलो का है जो कि आपका लोहे का है, और दूसरा आपको दिया है एल्यूमिनियम का जो कि आपका 10 किलो का है। अब ये आपके इनको एक निश्चित ऊंचाई से हमने गिराया, तो जब ये 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं तो इनमें से कौन सी राशि है जिसकी वैल्यू आपके क्या होगी, समान होगी। ऑप्शन देना मैं भूल गया, थोड़ा वेट कीजिए, ऑप्शन में आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं लिख दिए हैं। देखिए पहला आपको दिया है संवेग, दूसरा एक्सेलरेशन त्वरण, तीसरा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, चौथा आपको दिया है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हाँ क्या चीज ध्यान रखनी है कि देखिए जब वस्तु को ऊपर से गिराएंगे ना तो देखिए पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की जो कि होता है P बराबर mv। तो सीधी सी बात है m अलग अलग है तो यहाँ पर आपका मोमेंटम का मान अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², ठीक है। अब देखिए m का मान अलग है तो सीधी सी बात है इन भी अलग अलग होगा, ठीक है, ये राशि समान नहीं होंगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, अब देखिए ये सेम है ये सेम है तो सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन है ना वो आपका अलग अलग होगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन इसको आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माने या नॉर्मल एक्सेलरेशन माने तो वस्तुओं का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए ध्यान रखना है इसका जो एक्सेलरेशन होगा दोनों का वो आपका क्या होगा, सेम होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आपके त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण का आपका डायमेंशन क्या होता है। अब देखिए डायमेंशन है वो वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया नहीं है, नॉर्मली जो ये वाला टॉपिक होता है ना वो आपका आता नहीं है क्योंकि 9th 10th में आपका आता नहीं है, ये 11th का आपका टॉपिक है। लेकिन मैं आपको देखिए आपका जो विमा होती है उसके बारे में बता दूँ शॉर्ट में, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के इस पर दे दूंगा। अब देखिए विमा क्या होती है, देखिए आपके 3 मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। आपके देखिए एक तो होती है मास, एक होती है लेंथ और एक होता है टाइम, ठीक है। जैसे आप CGS MKS पद्धतियाँ होती है, ठीक है, जैसे MKS पद्धति है MKS, देखिए आपका मास किलोग्राम और सेकंड, ठीक है, आपका होता है ना आपका देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड ये होता है, ठीक है, MKS पद्धति। तो इसी प्रकार से क्या होती है 3 राशियाँ होती हैं, इनको हम मेन रूप से मेजर करते हैं, मास लेंथ और टाइम, ठीक है, 3 मेजर करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी विमा होती है ना उसमें मेनली 3 चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है, MLT यानी कि मास लेंथ और टाइम, और इन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं यहाँ पर संख्याएं लिखते हैं और उसे हम बोलते हैं डायमेंशन M, L और T। अब देखिए कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब देखिए मान लीजिए हमको त्वरण की लिखनी है तो त्वरण का पहले हमको इसका जो आपका मात्रक होता है यूनिट वो पता होना चाहिए। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर किसका होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ मीटर S-2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखिए मीटर किसका होता है, लंबाई का।
तो मीटर के ऊपर एक घात है, नॉर्मली इसके ऊपर एक घात है। अब देखिए टी है, टी का मतलब सेकंड है, सेकंड के ऊपर -2 घात है, और एम देखिए एम के ऊपर कुछ घात है, इसको हम ले लेते हैं 0। तो इसका जो विमा हो जाएगी m1 L1 t -2 हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपको 2-4 विमा है यहाँ पर ज्ञात करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमको ज्ञात करनी है विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की आपके याद करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों की आपकी जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, सेम होती है। तो देखिए एम एल टी सेम लिख लिया। अब देखिए आपके विस्थापन में केवल क्या आती है, दूरी आती है, नहीं आती। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, केवल मीटर होता है। तो देखिए ये आपका मास है, मतलब आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का कुछ नहीं है, 0 लिख दिया। लेंथ का देखिए, लेंथ का मतलब m है। अब कुछ घात नहीं होती तो एक घात इसके ऊपर मान लेते हैं ये। अब टाइम देखिए, टाइम है ही नहीं, तो आपके क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना m1 L1 और t, वो m0 L1 t0, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए जैसे वो ज्ञात करना है आपका वेग का, वेलोसिटी का, ठीक है। अब तो वेलोसिटी का मात्रक पता होना चाहिए, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मीटर सेकंड -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख दिया। अब देखिए m l और t, अब देखिए मास है या नहीं है, मास देखिए यहाँ पर नहीं है तो मीटर है, ये 0 हो गया। लेंथ का कुछ मात्रक है क्या, लेंथ देखिए, लेंथ का दिया मीटर, तो 1 लिख दिया। टाइम का कुछ है क्या, प्रति सेकंड, मतलब -1। तो त्वरण की आपका, ये आपका जो वेलोसिटी है, इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m0 L1 t -1। इस प्रकार से विमाएं होती हैं, वो आपके यूनिट के आधार पर, उसके जो मात्रक होता है उसके आधार पर लिखी जाती हैं। आप चाहेंगे इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपको दिया है कि मंदता किस प्रकार का त्वरण होता है। देखिए मंदता का मतलब क्या होता है, आपको बताता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं मंदता, ठीक है। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको बोला है कि वेग समय जो ग्राफ होता है उसमें ढलान होती है, किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। मैंने आपको पहले बताया था, आपका वेग समय ग्राफ होता है, ये मान लीजिए आपका समय है, ये आपका वेग है। इसमें जो ग्राफ का जो ढलान होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को, एक्सेलरेशन को। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। गाइज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है ना, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको हमारे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम थ्योरी प्लस आपके लेटेस्ट जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करवाते हैं। गाइस चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।